राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भाभी ने की ताना तानी पद्मनी को बनाया रानी का दूसरा भाग में लेकर आई हूँ। इससे पहले की कहानी जानने के लिए आपको पहले भाग में जाना पड़ेगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था। परियों की राजकुमारी ने उन्हें रास्ते में एक जादू की नगरी होने की बात बताई थी। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं, बस्ती में न जाएंगे। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से तो हम जंगल और मैदानों में ही घूम रहे हैं। जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो इससे बचकर चलो। नहीं, यह नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की बनावट को देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़े पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते चले गए। अकस्मात भांति भांति और लताओं से सजे हुए बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर अचानक से चुप होकर बोली, अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। यह क्या माजरा है? उसने बुढ़िया से अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया उसे इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा था कि वह अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो? सिसकते हुए बुढ़िया कहने लगी, थोड़ी देर मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला हुआ था। ज्यों ही वो अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत फिर से आ गई, पर अब क्या हो सकता है। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, ना दरवाजा खुला, ना राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ, वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी और उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया और अपने जूड़े पर बिठा दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने असली रूप में आई और राजकुमार को भी उसके असली रूप में ला दिया और हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहां लेकर आई थी? उसकी जगह ये सुंदरी कहाँ से आ गई? आश्चर्य से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं करूंगी, मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंगलदीप पहुंचकर रानी पद्मनी से मिलना है। ठीक है, युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मनी के चारों ओर की नाकाबंदी की बात सुन चुका था। फिर भी उसने अनजान बन कहा, क्यों नहीं, पहुंच जाऊंगा। युवती बोली,
पहले तो तुम सिंगल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो राजकुमारी पद्मनी से नहीं मिल सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें ये काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिचासों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण जैसे वापिस आ गए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह चुप रहा। युवती बोली, पर मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। युवती ने गंभीर होकर कहा, तुम पद्मनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है, राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर पद्मनी को पाने की कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें रोकूंगी। उसे बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, मुझे अब जाने दो। युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। फिर युवती ने कहा, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रोकूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर युवती परेशान नहीं हुई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले उस युवती ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी भी उसे लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर सफलता मिलेगी। उसने राजकुमार को बड़े प्यार से विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक दिन में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी, उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि वह अब राजकुमार अंदर फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढंढास बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलकर रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वो दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हैं, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वो एक मैदान में आ गए थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वे लोग चलते गए। रास्ते में खेत खलियानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिले, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते वे निर्विघ्न आगे बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाएं। उसने अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पी कर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहां आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात विस्तार से शुरू से अंत तक बाबा को बता दी। बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले।
बाबा विविल हो गए और बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वस्त तुम्हारा काम तो आकाश के तारे तोड़ के लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे, पर तुम सबको देख सकोगे। बाबा उठकर गए, लौटे तो उनके हाथ में भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और इसके बारे में किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो राजकुमार को धीरे धीरे पद्मनी की नाकाबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे पूरा करने के लिए पूरे साहस से काम लो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिसके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसकर रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिबिया उसे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करो, फिर आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा कब तक की यात्रा हो और कितनी कठिन हो। तुम थके हुए होगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ना सहज है। राजकुमार को जल्दी थी, फिर भी उन्होंने बाबा की बात मान ली। वो लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उसके पास अनुभवों का अत्यंत भंडार था। उसका लाभ इन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में उन्हें बाबा और उस आश्रम से इतना मिला कि वो बाग बाग हो गए और अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल बहुत दूर थी। बिना रुके वो चलते गए। दिन चढ़ गया, सूरज सर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था, मंद मंद पवन बह रही थी। रास्ता साफ था, पक्षी मस्ती में इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य क्षमता नहीं है, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इनसे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा राजकुमार का मन छलांगे भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। अगर वह रुक जाए तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा और फिर दोनों चुपचाप चारों ओर फैली हरियाली का आनंद लेते हुए पुलकित होने लगे। घोड़ों ने भी जैसे अपने स्वामी के मनोभावों को जान लिया। उनकी गति भी तीव्र हो गई थी। दिन ढलने लगा, अंधेरे की चादर फैलने लगी। तब वे एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार बाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है, उस पेड़ पर तोता और मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूं या पर बीती कहूं? तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज तुम पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा के एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी? मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें तो हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात जारी रखो। नैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य इलाज करके जा चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है, उसकी वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने कहा, हैरानी की बात तो है ही, राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा
तो वह उससे अपनी बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर से वैद्य आ रहे हैं, पर कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का कोई उपाय है क्या? मैना ने कहा, हाँ, एक रास्ता है। अगर इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वह रोग मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला। पर राजकुमार उठा। उसने अपने भाले से मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ। दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। उन्हें आगे चलकर वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी, राजकुमारी को जो अच्छा कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी का ब्याह करेंगे और अपना आधा राज्य भी दे देंगे। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई ठीक नहीं कर सका। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। राजकुमारी के मुंह पर पानी लगाते ही राजकुमारी के बदन में हलचल सी हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला तो थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और फिर चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी और मेरा आधा राज्य ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के ठीक हो जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपनी प्रतिज्ञा राजा को बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ लेकर जाना और मन हो तो यहीं राज कर लेना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार विदा लेकर महल के बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह कैसा चमत्कार हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और न यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस चलने पर उन्हें वो गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली। जिज्ञासा भाव से बोले, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुम्हारा काम बड़ा जोखिम भरा है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है ना। यह सुनकर बाबा की आंखें चमक गई। उन्होंने कहा, सही कहा, अगर आदमी कठिन काम ना करे तो उसका यह जीवन बेकार है। और कुछ रुककर उन्होंने कहा, अब तुम सिंगल द्वीप आ तो गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। वह कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने विभोर होते हुए कहा, शाबाश वत्स, आदमी तो निर्मित है, काम तो शक्ति ही करती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इसे पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सर रख दिया। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया।
घोड़ों पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विविल हो रहा था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया, इतनी बड़ी समस्या को सहज हल कर दिया। दोनों आगे बढ़ चले। अब विशाल सागर देखने के लिए उनकी आतुरता बढ़ती जा रही थी, पर सहसा एक चिंता राजकुमार को आ घेरी। वह तो खड़ाओं की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसका साथी का क्या होगा? उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे और मेरी प्रतीक्षा करोगे। वजीर का लड़का चिंतित हो गया। अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतह करेगा? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, तुम मेरी चिंता ना करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था, वजीर का लड़का भी भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा को क्या मुंह दिखाएगा? राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर दिखाई दिया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। दोनों तट पर पहुंचकर घोड़े से उतरे और सागर की विशाल जल राशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर खड़ा हो गया। उसके बाद ज्यों ही पानी पर पैर रखा उसका सारा हृदय कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर वो एक एक कदम आगे रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर किस प्रकार चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे समुद्र का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंगल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांचित हो उठा, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिबिया खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था, पर उसको कोई नहीं देख सकता था। राक्षस बड़े ही डरावने लग रहे थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। उन्हें देखकर राजकुमार सक पका रहा था, हालांकि उसे पता था कि उसे कोई नहीं देख पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कुछ और सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने आप को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह हरी दूब के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर महक रहा था। जगह जगह गुलाब जल के फवारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं था। राजकुमार यह देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे वे इंद्रपुरी में पहुंच गया है। वह घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह तो अदृश्य बन गया है। अब वह अपने असली रूप में प्रत्यक्ष कैसे आएगा? बाबा ने यह तो बताया ही नहीं। जैसे ही उसे बाबा का ध्यान आया तो बाबा उसे अपने सामने खड़े दिखाई दिए। वह कह रहे थे, वत्स, यह लो दूसरी डिबिया, इसकी भभूत खाने पर तुम प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाई देने लगोगे। बाबा अंतर्ध्यान होने से पहले उसको कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। अगर राक्षसों ने तुझे देख लिया तो कच्चा जबा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है, यह जानने के लिए आपको हमारे कहानी के अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा।
मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग लेकर आऊंगी। मेरे सभी श्रोतागणों पर भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे, सबके अन्न धन भंडार भरे रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।